2-3 बार सुन लेते हैं। या सॉरी क्या हो गया। तो हम लोगों ने सन के बारे में, सन कहा था हमने, सन इज द किंग ऑफ द प्लैनेटरी कैबिनेट, और मून कहा था मून इज द क्वीन, एंड मरकरी इज द चाइल्ड विच इज द प्रिंस एक्चुअली, एंड मार्स कमांडर इन चीफ, सेनापति, और उस प्लैनेटरी कैबिनेट में 2 मिनिस्टर हैं, एक जुपिटर है, एक वीनस है। और इन दोनों का रोल हम लोगों ने कहा था कि जुपिटर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मैटर ऑफ द स्टेट, और वीनस जो है वो इज नेक्स्ट टू द किंग, और हम कहेंगे नेक्स्ट इन कमांड एक्चुअली, जैसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं तो उस टाइप से। और सैटर्न इज द सर्वेंट इन द प्लैनेटरी कैबिनेट। तो इनको हम लोग कंपेयर कर रहे थे कि हर प्लैनेट के बारे में जानने के लिए। तो सन हमने कहा था कि सन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा, दैट इज योर सोल एक्चुअली। तो सन जो है हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, और हमने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की आत्मा अच्छी है या पर्सन इज गुड एट द सोल लेवल, तो नेचुरली इज अ वंडरफुल पर्सन। वो ना कभी किसी को परेशान करता है, ना धोखा देता है, ना कोई गलत काम करता है, और हमेशा जैसे कहते हैं कि एक सात्विक टाइप का एक व्यक्ति होता है। और फिर हमने कहा कि सन हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन आवर लाइफ। फिर कहा कि हमारी जो बॉडी है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इज द हार्ट एक्चुअली, तो हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। फिर सन गिव्स अस द लाइट, और जो आईज हैं, हमारी आंखें हैं, वो हमें लाइट देती हैं, तो इसलिए सन उनको भी रिप्रेजेंट करता है। एंड सन आफ्टर ऑल इज ए किंग। किंग मीन्स द स्टेटस, so it gives the status of authority, it gives the status of authority also। जब भी हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट में या पॉलिटिक्स में या किसी भी डिपार्टमेंट में अगर हमें एक पोजीशन चाहिए विद अथॉरिटी, तो विदाउट ब्लेसिंग ऑफ सन वी कैन नॉट गेट। तो सन हमें जो है एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी भी देता है। इसके अलावा हमने कहा था कि सन जो हमारे बॉडी में बोन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। फिर हम लोगों ने मून की बात की थी कि मून क्वीन है, क्वीन मीन्स मदर, क्योंकि सन हमारा फादर है, तो मून जो है मदर है। फिर जो सन था सोल, एंड नेक्स्ट टू द सोल इज माइंड, तो मून इज अवर माइंड। और मून जो है एक जो बेसिक क्वालिटी है कि इट हैज ए चेंजेबल एंड इलास्टिक नेचर। इसका साइज जो है रोज चेंज होता है, तो वही कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली मून की है जो हमें प्रिडिक्शन में भी बहुत हेल्प करेगी कि जिस हाउस में मून का प्लेसमेंट होता है वहां पर चेंजेस बहुत होते हैं। और ये हमारा जो बेसिक एक फेमिनिन प्लैनेट है, तो हमारा जो बेसिकली जो हमारे अंदर सेंसिटिवनेस है, इमोशंस हैं, या हमारा लव फॉर होम है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है, और ये जनरल पब्लिक को या मासेस को भी रिप्रेजेंट करता है। अब हम जो नेक्स्ट प्लैनेट पर आ रहे हैं, दैट इज मार्स या मंगल। और मंगल को कुछ नाम भी दिए गए अलग अलग, जैसे हमने देखा कि सन के भी कुछ नाम हैं, मून के भी कुछ नाम हैं, ऐसे ही मार्स के भी जो है कुछ अलग अलग नाम है। मार्स को कहा अंगारक। अंगारक मीन्स बर्निंग कोल, बर्निंग कोल, जैसे कहते हैं कि हीट है इसके अंदर, या इज फुल ऑफ एनर्जी एक्चुअली। इसको हमने भूमि पुत्र भी कहा। भूमि पुत्र का मतलब है कि जो भी हमारे लैंड है, बिल्डिंग है, रियल एस्टेट है, एग्रीकल्चर है, जो भी जमीन से संबंधित चीजें हैं, उसका भी कारक जो है हमारा मंगल है। तो जो भी हम बिल्डिंग की बात करते हैं, अपने मकान की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसकी बात करते हैं, या रियल एस्टेट की बात करते हैं, तो उस सब का जो डायरेक्ट संबंध जो है मंगल से है। और मदर फादर की हमने बात की, तो नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस कौन है? हमारे सिबलिंग, को बॉर्न भाई बहन जो होते हैं हमारे, तो मंगल हमारे जो है सिबलिंग को या को बॉर्न को भी रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने कहा सोल और माइंड तो हम लोग डिस्कस कर चुके सन और मून से। नाउ नेक्स्ट इज द फिजिकल स्ट्रेंथ, बॉडी हमारी जो है, तो हमारे अंदर जो भी फिजिकल स्ट्रेंथ है दैट कम्स थ्रू मार्स। और उससे कनेक्टेड कोई भी चीजें हैं, जैसे कि हमारा कॉन्फिडेंस है, बोल्डनेस है, करेज है, एडवेंचर है, हमारी जो फाइटिंग स्पिरिट है, या हम कहेंगे कि रिस्क टेकिंग हमारी जो नेचर है, दैट ऑल कम्स फ्रॉम मार्स। तो जब तक ये मार्स आपका वेल प्लेस्ड नहीं होगा,
तो सबसे पहले तो आपका शरीर ठीक नहीं होगा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और जो भी हमारा जो इस टाइप के प्रोफेशन होते हैं जहाँ पर हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है, या कॉन्फिडेंस की जरूरत है, या एडवेंचर की जरूरत है, या हमारा जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी की जरूरत है, वहां पर मंगल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि इस टाइप के प्रोफेशन जैसे कि आर्मी हुआ, पुलिस हुआ, पैरामिलिट्री फोर्सेस हुए, स्पोर्ट्स हुआ, या कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट हुआ, तो उन सब के लिए जब तक मंगल आपका स्ट्रांग नहीं होगा, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन दैट प्रोफेशन। तो मंगल का जो बेसिकली जो हमारा रोल है दैट इज विद द फिजिकल स्ट्रेंथ, या हमारी बॉडी की जो पावर है उससे उसका रिलेशन है। और मंगल जो है हमारा जो ब्लड है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, या हम कहें बोन मैरो को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो लिक्विड पोर्शन है दैट इज गवर्न्ड बाय मून एंड रियल ब्लड इज गवर्न्ड बाय मार्स। तो मंगल हमारे ब्लड का भी कारक है। और कहा कि जो हमारे अंदर एनर्जी है या एक्सेसिव हीट है उसका भी कारक है। और ऐसे लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, और इनके अंदर जो बेसिकली जो बीमारियां होती हैं, ब्लड से कनेक्टेड कोई बीमारी हो, या ऐसी बीमारी जिसके अंदर हीट जैसे फीवर है, या हमारी बॉडी से ब्लड निकलता है, तो उन सब टाइप की बीमारियों का जो है ये कारक है मंगल। तो मार्स, इसको मंगल या मार्स कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट प्लैनेट पर आते हैं जो मरकरी है, जिसको हम बुध भी कहते हैं। और बुध को भी हम अलग अलग नाम दिए गए। जैसे कहा कि बुध, बुध का मतलब होता है कि रिलेटेड टू बुद्धि। बुद्धि मीन्स इंटेलेक्ट, समथिंग कनेक्टेड विद द इंटेलेक्ट। और इसको कहा कुमार, कुमार भी कहते हैं कभी कभी बुध को। कुमार मीन्स की चाइल्ड विच नीड सपोर्ट, मतलब बुध इज नॉट एन इंडिपेंडेंट प्लैनेट। और वैसे भी हमने कहा कि ये बच्चा है, प्रिंस है, चाइल्ड है, तो नेचुरली हम जानते हैं कि बच्चे का अपना कोई स्वभाव नहीं होता, और बच्चे का स्वभाव डिपेंड करता है कि द कंपनी द चाइल्ड गेट्स। अगर उसको अच्छे लोगों का बच्चों का एसोसिएशन मिलेगा तो अच्छा हो जाएगा, और अगर खराब बच्चों का एसोसिएशन मिलेगा तो खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश भी करते हैं कि हमारे बच्चों की जो कंपनी है कम से कम वो ठीक रहे, क्योंकि नेचर है उसका कि बिकॉज इट्स अ चाइल्ड एंड चाइल्ड डजंट हैव इट्स ओन इंडिपेंडेंट नेचर। तो इसको हमेशा सपोर्ट चाहिए। मंगल जो मरकरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको हमेशा जो सपोर्ट चाहिए। और इसीलिए कहते भी हैं कि जब हम डिटेल में पढ़ेंगे भी कि मंगल अगर शुभ प्लैनेट के साथ होता है तो ये शुभ हो जाता है, और मंगल अगर अशुभ प्लैनेट के साथ होता है तो ये अशुभ हो जाता है। तो हमने जब ये समझ लिया कि ये बच्चा है एंड बच्चा कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली, तो हमें मरकरी का जो बेसिक नेचर है वो समझ में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर कहा कि ये हमारे जो इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इंटेलेक्ट मीन्स इट रूल्स आवर नर्वस सिस्टम आल्सो। नर्वस सिस्टम है, इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, उन सब का कारक जो है ये बुध बन जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो बेसिक नॉलेज का भी कारक है, क्योंकि जब एजुकेशन की हम बात करेंगे तो यू कैन नॉट हैव अ गुड एजुकेशन अनलेस यू हैव अ ब्लेसिंग ऑफ मरकरी। जब तक मरकरी प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड नहीं होगा तब तक आपको एजुकेशन भी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये प्लैनेट है, नॉलेज का भी है और हमारे इंटेलिजेंस का भी है, मेमोरी का भी है। उन सब का ये जो है ये प्लैनेट बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मरकरी के बारे में, इट्स अ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन। And communication can be in both ways, maybe while speaking, speech and writing both actually. तो दोनों तरह से जो हम कम्युनिकेट करते हैं, बोल के या लिख कर, दोनों का जो कारक है वो मरकरी बन जाता है। तो ऐसे लोग जिनका कि मरकरी बहुत वेल प्लेस्ड होता है, दे एक्सेल इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में बिल्कुल माहिर होते हैं। और ऐसे प्रोफेशन जहाँ पर कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जैसे हम लोगों ने देखा भी था कि जैसे हमारे मार्केटिंग पर्सनल हैं, डिप्लोमेट्स हैं, नेगोशिएटर्स हैं, चेयरपर्सन्स हैं, जहाँ कम्युनिकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे फील्ड में ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और आप देखेंगे कि जो भी कोई ऑरेटर होगा, बहुत अच्छा स्पीकर होगा, पब्लिक स्पीकर, उसका मरकरी बहुत वेल प्लेस्ड होगा, क्योंकि बिना मरकरी के हमें
जो कम्युनिकेशन में हमें माहिरता नहीं मिल सकती एक्चुअली में। और फिर ये भी कहा कि जो इसे इसे यंग प्लैनेट बच्चा है, तो ऐसे लोग जिनका मरकरी वेल प्लेस्ड होता है, आप देखेंगे कि उनका हमेशा दे हैव अ यूथफुल अपीयरेंस, कितनी भी एज हो जाए लेकिन उनका जो चेहरे से आपको लगेगा बहुत यंग है एकदम से, क्योंकि जिनका भी मरकरी वेल प्लेस्ड होगा दे ऑलवेज हैव अ यूथफुल अपीयरेंस। ये हमारा स्किन का भी कारक है, और जब तक मरकरी वेल प्लेस्ड नहीं होगा तब तक आपकी स्किन फ्लॉलेस नहीं हो सकती। तो इसलिए ऐसे प्रोफेशन एक्टिंग वगैरह है या एक्टर्स हैं अच्छे, तो आप देखेंगे मरकरी इज रियली वेल प्लेस्ड, क्योंकि जो स्किन या मतलब अपीयरेंस है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसे लोगों का मरकरी भी बहुत अच्छा होता है। और जो एक और खास बात है मरकरी की कि ऐसे लोग बहुत अच्छी जल्दी फ्रेंड बना लेते हैं, फ्रेंड बनाने में बहुत माहिर होते हैं। एंड फ्रेंडशिप बनाना तो अलग बात है, बट होल्डिंग देम टुगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ऐसे लोग फ्रेंड भी बनाना और उनको फ्रेंडशिप को बहुत लंबे टाइम तक कायम रखना, और ये रिक्वायरमेंट है नेचुरली पीआर की, पब्लिक रिलेशंस की, पर्टिकुलरली बिजनेस में। तो ऐसे लोग बिजनेस में भी बहुत अच्छा इनका रोल होता है, बहुत सक्सेसफुल होते हैं बिजनेस में भी जो है। तो ये बेसिकली जो हमारे अंदर जितने भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड प्रॉब्लम होती है, स्किन से कनेक्टेड प्रॉब्लम होती है, वो सब मरकरी की वजह से होती है। तो मरकरी जो है इन चीजों का कारक बन जाता है। ऑल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑल प्रॉब्लम कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल प्रॉब्लम कनेक्टेड विद द स्किन आल्सो। तो इन चीजों का ये कारक बन जाता है। बट जो दो चीज मेन है कि बच्चा है, उसका अपना कोई नेचर नहीं है, जैसे प्लैनेट की संगति मिलेगी वैसा ही वो बिहेव करने लगेगा। इसका हमेशा यूथफुल अपीयरेंस है, तो ऐसे लोग हमेशा यंग नजर आते हैं देखने में जो है, और बहुत अच्छे मित्र बनाते हैं और उन मित्रों को संभाल के भी रखते हैं बहुत लंबे टाइम तक जो है। और ऐसे लोगों की जो स्किन होती है बहुत फ्लॉलेस होती है, अच्छी स्किन होती है। तो जब भी जैसे बहुत से लोगों की स्किन प्रॉब्लम होती है, तो आप देखेंगे मरकरी इज ऑलवेज अफ्लिक्टेड, और उनका आप कुछ भी मरकरी का उपाय करेंगे तो वो स्किन उनकी ठीक हो जाती है। या जिन लोगों को सिर दर्द है, माइग्रेन है, या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो नेचुरली मरकरी इज नॉट वेल प्लेस्ड। फिर जुपिटर की बात करते हैं, बृहस्पति, या जिसको हम गुरु बोलते हैं हिंदी में। और जैसे मैंने कहा कि जुपिटर इज ए मिनिस्टर, और इसको हमने देव गुरु भी कहा, ये जो देव गुरु। और बृहस्पति का मतलब बृहत प्लस पति, बृहत मतलब लार्ज एंड पति मीन्स प्रोटेक्टर। तो फर्स्टली इट्स अ वेरी लार्ज प्लैनेट, ह्यूज प्लैनेट। और इसके जो अभी तक जो इन्वेंट हुए हैं, देयर आर 78 सैटेलाइट्स। तो दिस इन इटसेल्फ इज ए कंप्लीट सोलर सिस्टम। कुछ लोग तो इसको कहते हैं कि सोलर सिस्टम है अपने आप में जो है, और ये बहुत बड़ा, मतलब इसका जो मास है, वो कहते हैं कि सारे प्लैनेट को हम इकट्ठा कर दें तो उससे भी ज्यादा इसका मास है। तो इसे ह्यूज प्लैनेट। और इसीलिए जब हम देखते भी हैं कि जब हमारी बॉडी से कनेक्शन होता है इसका, तो बॉडी बिकम्स बल्की। ऐसे लोग बहुत मोटे होते हैं, बहुत ही ओबेसिटी या हम कहेंगे ओवरवेट होते हैं ऐसे लोग जो है। जहां भी बृहस्पति का एसोसिएशन होगा वो एक एक्सपेंशन टाइप का एक बन जाता है वहां पर। और जैसा कहा कि ये इसका रोल एक लिमिटेड रोल है, एंड इट एक्ट लाइक ए गुरु, एक डिवाइन हेल्प कहें या हम कहें प्रोविडेंशियल हेल्प कहें, या हमें ईश्वर की एक आशीर्वाद हमारे पास है, तो उस टाइप का नेचर है। और जब भी हम गुरु के पास जाते हैं अपने, तो गुरु से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमें धन दौलत देगा या गाड़ी देगा या शादी कराएगा या बच्चा पैदा करेगा। नो, वी डोंट एक्सपेक्ट ऑल दिस थिंग्स। व्हाट वी से दैट जब भी हम गुरु के पास जाते हैं तो हम यही एक ही बात करते हैं कि गुरु जी, मतलब आप अपनी जो ब्लेसिंग है वो हमारे ऊपर बनाए रखिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे, वी नीड योर ब्लेसिंग्स ओनली। इसके अलावा हम कुछ नहीं कहते। वही रोल एग्जैक्टली जुपिटर का है एस्ट्रोलॉजी में। और इसीलिए कहा गया कि जुपिटर जिस हाउस में प्लेस्ड होता है,
और यहाँ तक लिखा गया किताबों में कि जुपिटर जिस भाव में प्लेस्ड होता है उसका सत्यानाश करता है, उसका नाश करता है, और जहाँ पर उसका एस्पेक्ट होता है उसको प्रॉस्पर करता है। तो इसीलिए कहा, क्योंकि जो हर हाउस के, जब हम पढ़ेंगे डिफरेंट हाउसेस के बारे में, कि हर हाउस के कुछ मटेरियल सिग्निफिकेशंस होते हैं, कुछ नॉन मटेरियल सिग्निफिकेशंस होते हैं। और जैसे मैंने कहा, गुरु है, गुरु का हमारा भौतिक सुख साधनों से या जो मटेरियल एस्पेक्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए जुपिटर जहां भी प्लेस्ड होता है वहां पर जो मटेरियल एस्पेक्ट होते हैं उस हाउस के, उससे अनकंसर्न रहता है, हम कहेंगे न्यूट्रल रहता है। ये भी गलत है कि वो खराब करता है या नाश करता है, क्योंकि जुपिटर गुरु है, गुरु कभी नहीं चाहेगा कि किसी का नाश हो। तो हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, बट जो आप बुक्स में पढ़ेंगे, बुक्स में हमेशा यही लिखा होगा कि जुपिटर जिस हाउस में प्लेस्ड होता है उसका नाश करता है, और जिस हाउस के ऊपर उसकी दृष्टि होती है उसको प्रमोट करता है। बट हम नाश को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा कि उस हाउस के जो मटेरियल एस्पेक्ट होते हैं उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता, उसके लिए वो न्यूट्रल बन जाता है। लेकिन जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट होते हैं उनको प्रमोट करता है। जैसे कहें कि एक हाउस है हमारा, लेट्स से 5th हाउस, हमारी संतान का भी हाउस है, हमारे इंटेलिजेंस का भी हाउस है, हमारी क्रिएटिविटी का भी हाउस है, हमारी हायर एजुकेशन का भी हाउस है। तो हम कहें कि 5th हाउस में अगर जुपिटर का प्लेसमेंट है तो सच ए वंडरफुल प्लैनेट, तो संतान बहुत अच्छी होगी, नहीं, संतान से उसका कोई लेना देना नहीं है। बट इसके जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट हैं, जैसे मैंने कहा हायर एजुकेशन, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, ये सारे के सारे नॉन मटेरियल एस्पेक्ट हैं, उनको डेफिनेटली प्रमोट करेगा। लेकिन जहां पर उसकी दृष्टि होती है, ब्लेसिंग होती है, तो वहां पर जो भी है, मटेरियल एस्पेक्ट हो या नॉन मटेरियल एस्पेक्ट हो, उन सबको प्रमोट करेगा। एंड दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम गुरु आल्सो, कि गुरु की हमारे ऊपर कृपा रहेगी तो हमारे घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ प्रॉस्पेरिटी, दैट इज ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी व्हिच इंक्लूड्स बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट आल्सो। तो वही एग्जैक्टली जब हम जुपिटर के बारे में प्रेडिक्शन करेंगे तो ये चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जुपिटर जिस हाउस में प्लेस्ड होगा वहां के जो मटेरियल एस्पेक्ट होंगे उनसे उसका कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट होते हैं उनका हमेशा उसको वो प्रमोट करता है। और जहां भी गुरु का एस्पेक्ट होता है तो उसमें जो भी चीजें हैं उस हाउस के मटेरियल एस्पेक्ट हो या नॉन मटेरियल एस्पेक्ट हो, दोनों को प्रमोट करता है। इसीलिए कहा कि इट्स अ प्लैनेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इट्स अ प्लैनेट ऑफ डिवाइन हेल्प, इट्स अ प्लैनेट ऑफ प्रोविडेंशियल हेल्प। और जैसा हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि डॉक्टर जो RX लिखते हैं, दैट इज बेसिकली द सिंबल ऑफ दिस प्लैनेट। तो जस्ट मेक द RX व्हिच इज द सिंबल ऑफ दिस प्लैनेट। हाँ जमित, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस सर। सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई, आपने बताया कि जहाँ पर मतलब एक आपने बोला कि इफ जुपिटर इज मतलब वो किसी और के हाउस में होता है ना, तब वो मटेरियल या नॉन मतलब मटेरियल एस्पेक्ट को नहीं देखता बट नॉन मटेरियल को वो प्रमोट एस्पेक्ट करता को प्रमोट करता है। जी। और दूसरा दृष्टि का क्या बताया सर आपने कि अभी मतलब वो आप मटेरियल हाँ दृष्टि देखेंगे कि ईच प्लैनेट हैज एस्पेक्ट ऑन सर्टेन प्लेसेस, तो दैट वी विल स्टडी इन द ड्यू कोर्स। अच्छा मतलब वो जहाँ दृष्टि होगी उसमें वो दोनों बिल्कुल, करेगा। जहाँ भी दृष्टि होगी वहाँ के जो भी मटेरियल है या नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है दोनों को प्रमोट करता है। जैसे गुरु की ब्लेसिंग हमारे पास होती है तो हम हर तरह से हमारे अंदर सुख समृद्धि आती है। तो वही चीज यहाँ पर है कि गुरु का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। दृष्टि का मतलब आशीर्वाद है एक तरह का। तो वी नेचुरली वी हैव प्रॉस्पेरिटी इन ऑल एस्पेक्ट। थैंक यू सर। तो ये इसका एक बहुत ही विचित्र रोल है जुपिटर। जुपिटर इज अ वंडरफुल प्लैनेट एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट इन द लाइफ। और आप उस दिन पूछ भी रहे थे कि जब हमने बात की थी कि अगर हम जब लड़के की तलाश करते हैं शादी के लिए तो सन शुड बी वेल प्लेस्ड, सन शुड बी वेल प्लेस्ड। और आपने पूछा था राजीव जी ने कि शायद लड़की की तलाश करेंगे तो कौन सा प्लैनेट देखेंगे, तो उसके लिए हम जुपिटर देखेंगे, क्योंकि जिस लड़की का भी जुपिटर वेल प्लेस्ड होगा वो साक्षात लक्ष्मी होगी, कि मतलब जहां भी जाएगी वो प्रोस्पेरिटी उसके साथ साथ जाएगी। अब और वेल देखते प्लेस का क्या मतलब?
वो पढ़ेंगे हम लोग अभी। तो हाउ डू वी सी एक्चुअली, बट अगर जुपिटर अच्छा होता है किसी भी फीमेल का, तो आप आंख बंद करके शादी कर लीजिए अगर शादी का कोई प्रपोजल आ रहा है तो, और कुछ भी देखने की। आई थिंक लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इज कमिंग। बहुत बड़ा। हाँ, तो जुपिटर की पोजीशन आप देखिए, जैसे लड़के के लिए हम लोग, आई थिंक निराकार जी आपके यहाँ से आ रहा है क्या सम डिस्टर्बेंस? नहीं सर, मैं तो अकेला हूँ, कोई नहीं है। तो एनीवे, वी हैव टू सी द पोजीशन ऑफ जुपिटर इन द केस ऑफ फीमेल। और जिसका भी फीमेल का जुपिटर वेल प्लेस्ड होता है तो उससे भी हम बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के शादी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक जैसे साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है उस तरह से होती है। और जहां भी जाती है उस घर में प्रॉस्पेरिटी अपने आप ही आती है, क्योंकि वहां पर एक डिवाइन ब्लेसिंग या डिवाइन हेल्प हमको मिलती है। तो इसीलिए इसको प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन भी कहा, देन इट्स प्लैनेट ऑफ नॉलेज आल्सो। तो जब हम प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं तो नॉलेज हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, उन सबको रिप्रेजेंट करता है। सर हाँ जी। सर, जुपिटर थोड़ा स्टबर्न नहीं है? ना जुपिटर जिनका होता है केंद्र में, या दैट इज यू कैन से पॉजिटिव होता है, थोड़ा स्टबर्न लगते हैं मेरे को। Why the Jupiter should be stubborn? आपने किसी गुरु को देखा है stubborn होते हुए? It's not because of Jupiter. सर एक्चुअली किसी व्यक्ति का। हाँ जी सर। बोलिए। नहीं सर, मैंने किसी व्यक्ति जिसका बहू लेके आया, उसका जुपिटर केंद्र में था, बहुत ही स्टबर्न है तो इंटेलिजेंट। Stubbornness may be because of some other reasons, not because of Jupiter. Actually, it's such a wonderful planet. It's such a soft planet. It's a very valuable planet for you. और मैंने कहा कि prosperity, knowledge, health, finance, उन सब का कारक है। और जब भी हम एजुकेशन की भी बात करते हैं तो नेचुरली जब तक जुपिटर आपका वेल प्लेस्ड नहीं होगा, यू कैन नॉट गेट ए हायर एजुकेशन आल्सो। और जितने भी हमारे एल्डर्स होते हैं, जितने भी हाईली क्वालिफाइड पीपल होते हैं, जितने भी हमारे गुरुज हैं, टीचर्स हैं, सेंट्स हैं, मॉन्क्स हैं, एस्केटिक्स हैं, वो सब गुरु के कारकत्व में आते हैं। तो नेचुरली अगर हम इन लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं तो गुरु अपने आप ही जो है वो काफी ठीक हो जाता है। हमारे कंडक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी मोरालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इससे जो बेटर प्लैनेट कोई नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास गुरु या ईश्वर का आशीर्वाद हो फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती। तो वही चीज यहाँ पर है कि जिन लोगों का गुरु वेल प्लेस्ड होता है उनको फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनको कहते हैं कि सडनली या कोई अगर मुसीबत आती भी है तो कुछ ना कुछ आपको डिवाइन हेल्प मिल जाती है। और जहां तक बॉडी का सवाल है, ये हमारे बॉडी के अंदर फैट है या फैट से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारे अंदर जो लिवर है, गॉल ब्लैडर है, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए कोई अगर लिवर है या गॉल ब्लैडर की कोई अगर बीमारी होती है तो दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ जुपिटर। बट इसको अगर हम गुरु के रूप में देखेंगे और गुरु के रोल से इसको कंपेयर करेंगे तो इसके बारे में हमें समझना बहुत आसान हो जाएगा। फिर हम प्रिडिक्शन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट इज द वीनस, जिसको हमने शुक्र। सर पॉर्डन सर जी। जैसे आपने मरकरी के बारे में बताया, एजुकेशन के बारे में, अगर मरकरी अच्छा है तो उसकी एजुकेशन भी अच्छी होगी। सेम चीज जुपिटर के साथ भी है। देखिए मरकरी एंड जुपिटर में एक डिफरेंस है। मरकरी इज ए लर्नर एंड जुपिटर इज ए टीचर। तो आप जो भी सीखते हैं, जो लर्निंग के लिए आपको जरूरत पड़ती है, वो है मरकरी। बट वंस यू गो फॉर द हायर नॉलेज और द डेप्थ ऑफ द नॉलेज, देन जुपिटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट जो बेसिक लर्निंग है दैट कम्स फ्रॉम मरकरी, बट बोथ आर द प्लैनेट ऑफ नॉलेज, बोथ। जी सर। हाँ, जिसको हम कहते हैं ना, एक हमारा बुद्धि है, एक बुद्धिमत्ता है।
तो बुद्धि इज मरकरी एंड बुद्धिमत्ता इज जुपिटर। वीनस की बात करें तो वीनस भी कहा हमने कि मिनिस्टर है, और मिनिस्टर जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द कंट्री और द स्टेट एक्चुअली। और नेक्स्ट टू द किंग है, ये भी एक तरह से रॉयल प्लैनेट बन जाता है, ये भी एक तरह से रॉयल प्लैनेट बन जाता है। और वैसे भी हम देखते हैं कि ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट है जोडियक के अंदर। बट इसको असुर गुरु कहा, जैसे जुपिटर को हम देव गुरु बोलते हैं, एंड ये जो वीनस है वो असुर गुरु है। और जितने भी जो हमारे सेंसुअल प्लेजर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, जितने भी हमारे जो भोग कहते हैं हम या सेंसुअल प्लेजर कहें उनको रिप्रेजेंट करता है। इट्स अ प्लैनेट ऑफ लव, इट्स अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, इट्स अ प्लैनेट ऑफ लग्जरीज एंड कंफर्ट्स। जितने भी हमें जो भौतिक सुख साधन मिलते हैं लाइफ में, भौतिक सुख साधन, material comforts and luxuries, they all we get because of the blessing of Venus। और इसीलिए हम देखते भी हैं कि जब तक वीनस आपका वेल प्लेस्ड नहीं होगा, आपको सुख साधन या लग्जरीज नहीं मिल सकती। और ये बहुत एक कॉमन है कि कई बार हम देखते भी हैं कि बहुत अच्छी फैमिलीज होती हैं, रिच फैमिलीज होती हैं, वहाँ जो बेसिकली जो हाउस लेडीज होती हैं उनको काम करना पड़ता है अपने आप भी, पैसा होने के बावजूद भी, क्योंकि उनको अच्छी हेल्प नहीं मिलती, उनका वीनस शायद बहुत अच्छा नहीं होता। और जिन लोगों का वीनस बहुत अच्छा होता है, तो आपने देखा होगा बहुत ऑर्डिनरी फैमिलीज होती हैं, बट दे गेट ऑल द गुड हेल्प एक्चुअली, और उनको अपने आप काम नहीं करना पड़ता। दो व्यक्ति हैं, एक लेट्स से द टू फैक्ट्री ओनर्स, एक अपने इसी रूम से बाहर नहीं निकलता, और एक होता है कि जब तक वो वर्कशॉप में जाके मजदूरों के साथ काम नहीं करेगा उसको मजा नहीं आता। तो वन इज हैविंग गुड वीनस, वन इज नॉट हैविंग गुड वीनस। एक बच्चा है, आजकल हम देखते हैं जनरली वो ब्रांडेड से कम बात नहीं करता, मैं ब्रांडेड शर्ट पहनूंगा या कपड़े पहनूंगा, वो आलतू फालतू नहीं खरीदेगा। कहेंगे गाड़ी को देखेगा तो कहेंगे मुझे तो यही गाड़ी चाहिए जो बेस्ट गाड़ी होगी। ट्रेन में सफर नहीं करेगा वो कहेगा नहीं आई विल गो बाई प्लेन एक्चुअली। तो इस टाइप की जो लग्जरीज एंड कंफर्ट्स आपको लाइफ में मिलते हैं वो वीनस से मिलते हैं। और जितने भी जो दुख दर्द हैं या मेहनत हैं वो आप देखेंगे वो आपको शनि से मिलते हैं एक्चुअली। तो वीनस अगर वेल प्लेस्ड है तो naturally you will get all comforts, all luxuries in the life, and it's basically the planet of beauty, planet of sensual pleasure, it's a planet of luxuries and comforts also। और इसीलिए जो जिनका भी वीनस बहुत वेल प्लेस्ड होता है तो ऐसे लोग बहुत उस प्रोफेशन से कनेक्टेड, ब्यूटी है, एंटरटेनमेंट है, जैसे कहते हैं कि फैशन डिजाइनर हैं या इंटीरियर डिजाइनर हैं, एक्सपर्ट इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, होटलियर्स हैं, एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं या एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, तो वो सब वीनस के कारकत्व में आते हैं। तो ऐसे लोगों का आप देखेंगे कि वीनस जो है बहुत वेल प्लेस्ड होता है। तो इसीलिए अगर आपको लाइफ में मौज मस्ती करनी है, आपको भोगना है लाइफ को, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका वीनस जो है वेल प्लेस्ड होना चाहिए। अदरवाइज अगर वीनस वेल प्लेस्ड नहीं है, आपके पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते उस पॉइंट ऑफ व्यू से, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारे जो जहाँ तक बॉडी के ऑर्गन्स का सवाल है, ये हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, और हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो नेचुरली अगर वीनस अफ्लिक्टेड होता है, वेल प्लेस्ड नहीं होता, तो या तो यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम होती है, जैसे किडनी है, प्रोस्टेट है, या कोई भी अगर यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, या आपके जो बेसिकली सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, शनि, सैटर्न। और शनि के बारे में बहुत कुछ कहा भी गया, या जैसा हम लोग समझते हैं कि शनि शायद हमारे सब दुख दर्द का कारण भी है, बट जब हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है, शनि इज अ वंडरफुल प्लैनेट। शनि आपसे सिर्फ यही चाहता है कि आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जिएं, आप अपनी लाइफ को क्वालिटी लाइफ
की तरह जिएं, अपनी लाइफ को बेटर बनाएं, अपने भाग्य को और अच्छा करें। और एक तरह से कहते हैं ना कि एक गाइड होता है आपका, या अगर आप नहीं मानते उसकी बात तो भाई फोर्स करा लेता है। तो यही सिर्फ अंतर है। और शनि को हमने 2 नाम भी दिए। पहला तो कहा यम, शनि को हम यम भी कहते हैं। यम मीन्स इट्स ए प्लैनेट ऑफ लॉन्गेविटी, आपकी जो लॉन्गेविटी है उसका भी कारक शनि होता है। और दूसरा कहा कि इसे लेम प्लैनेट, लेम मीन्स लंगड़ा प्लैनेट। लंगड़ा मीन्स कि आपकी मोबिलिटी को एडवर्सली अफेक्ट करता है, आपकी जो चलना फिरना है उसके बाधा डालता है। और आप देखते भी हैं कि जब आपके ऊपर शनि का प्रभाव आता है तो आपके पैरों में दर्द, कमर में दर्द, या कुछ ऐसी बात हो जाती है कि आपका बिस्तर से उठने को मन नहीं करता उस टाइम जो है, और आप कुछ काम नहीं करना चाहते, या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है आपको जिसकी वजह से आपकी मोबिलिटी खत्म हो जाती है। तो दैट इज अ बेसिक इंडिकेशन कि शनि का इफेक्ट आपके ऊपर आने लगा है, आप कॉशियस हो जाइए। और ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है क्योंकि शनि का जो पहला काम होता है वो आपकी मोबिलिटी को इफेक्ट करता है। और 3-4 चीजें हैं शनि के बारे में। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो ये इट रिप्रेजेंट द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द मैनुअल लेबर, जितने भी जो लेबर क्लास के लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो नेचुरली इट वांट्स यू दैट यू हैव टू बी नाइस टू दोस पीपल, कि जो भी आपके जो घर में हेल्प हैं, सर्वेंट हैं, नौकर हैं, मेड सर्वेंट हैं, या ऑफिस में जो इस तरह के लोग हैं, आप उनके प्रति थोड़ा सा आपका व्यवहार जो है वो ठीक होना चाहिए। ठीक का मतलब यह है कि आप गाली गलौज से बात ना करें, कम से कम बात ढंग से करें, उनका जो भी ड्यू है टाइम से उसको दे दें, उनका हक ना मारें कोई भी। और तीसरा, अगर उनको जेन्युइनली किसी चीज की जरूरत है तो उसकी हेल्प करें। तो दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ बीइंग नाइस टू दोस पीपल। और कहते हैं कि अगर हम ये अगर एक नियम बना लें कि कम से कम ऐसे लोगों के साथ हमारा जो व्यवहार है वो ठीक रहे, तो कहते हैं शनि का फिर कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। शनि के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो बड़े बड़े हम लोग भागते रहते हैं मंदिरों में और दान करते रहते हैं, कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अपने सर्वेंट को तो गाली देते हैं, सर्वेंट का अगर कोई ग्लास भी टूट जाता है तो उससे पैसे काट लेते हैं। वी गो टू दैट लेवल आल्सो। तो शनि कैसे ठीक हो सकता है? आप किसी मंदिर में चले जाइए, किसी भी आप दान कर लीजिए कितना भी बड़ा, शनि कभी ठीक नहीं होगा। सेकंड इज शनि इज द प्लैनेट ऑफ ईगो। इट वांट्स यू टू कीप योर ईगो अंडर कंट्रोल। हमारे अंदर जो एक ईगो भरा हुआ है, या मान कहें, अभिमान कहें, घमंड कहें, तो वो चाहता है कि आप उसके लायक नहीं है कि आप अपने ईगो लेके घूमते रहें। आपका कोई औकात वैसी नहीं है, या जो जैसे हमने देखा भी कि कोरोना टाइम ने हमें दिखा भी दिया कि आपकी क्या लिमिटेशंस हैं, जो हम समझते हैं वो नहीं है हमारा कुछ भी। तो उसी रोल में रहिए आप। आपको जो भी ईश्वर ने दिया है उसको एक्सेप्ट करिए, बट डोंट थिंक इट इज बिकॉज ऑफ योर कैपेबिलिटी, योर स्किल एक्चुअली। तो ईगो को कंट्रोल में रखना है। और इसीलिए मैं हमेशा ये गुरुद्वारे की एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है वहां पर, कि जब हम जूते उतारते हैं वहां पर, तो आप देखिए कौन लोग जूते लेते हैं आपसे। पहले वो जूते लेकर आप अपने माथे पर लगाते हैं, और जब आप उसको लौट के आते हैं तो जूते पॉलिश किए हुए मिलते हैं। और मुझे बताइए ऐसा कौन सा मंदिर है, कौन सी मस्जिद है, कौन सा ऐसी रिलीजियस प्लेस है पूरी दुनिया में जहाँ ऐसा करते हो? हम जाते हैं हिंदू टेम्पल्स में, हमें पैसे देने पड़ते हैं जूते रखने के लिए, नहीं तो खो जाते हैं जूते, जो है उठा के ले जाता है जो है। और कभी उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा निगाह देखिए कौन लोग हैं वो। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन देम और नॉट। दे आर रियली volunteers. हाँ, they are really highly placed people in the society. They're very rich people, very prosperous people. They have a very high status in the society. और अगर जो ऐसे लोग अगर जूते की पॉलिश कर रहे हैं आपके, तो आप सोचिए कि उनके अंदर ईगो कहाँ गया? ईगो तो खत्म हो गया, ईगो तो खत्म हो गया। और इसीलिए हर रिलीजन में भी कहा कि ये जो क्रोध मान माया लोग हैं, ये सारे आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। और शनि भी बार बार आपको यही कहता है कि आप इनको कंट्रोल करिए,
और जिस दिन आप इनको कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो शनि क्या कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो शनि आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि आपके अंदर जो ईगो है उसको खत्म कर दीजिए। ईगो का कोई रोल नहीं है लाइफ में, उससे आपको नुकसान ही होता है। और जैन लोग भी यही कहते हैं, क्रोध मान माया लोभ 4 कषाय हैं जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो ईगो खत्म करना है, ईगो आप खत्म कर दीजिए। आप शनि क्या कोई भी प्लैनेट आपको कुछ नहीं कर सकता। फिर कहते हैं शनि इज अ प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन आल्सो। इट वांट्स यू टू लीड ए डिसिप्लिन्ड लाइफ। आप अपने अनुशासित ढंग से रहिए अपनी जिंदगी में। जो है अनुशासन का मतलब है कि आपकी जो ड्यूटीज हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपनी सोसाइटी के लिए, उनको निभाइए। You have some obligations, some duties, some responsibilities. So you have to carry out those responsibilities. तो कहता है पहले अपने जैसे अपने प्रति मीन्स अपना ख्याल करिए। शनि आपसे कुछ नहीं कह रहा, कहता अपना ख्याल करिए। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो आपको बताएगा कि अपना भी ख्याल करो। आप टाइम से उठिए, खाना पीना ठीक रखिए, जो भी आप एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, जो भी आपको करना है करिए, जिससे आपकी शरीर जो है ठीक रहे, स्वस्थ रहे, आपकी हेल्थ जो है नॉर्मल रहे। कोई प्लैनेट आपको रिमाइंड नहीं करता इस तरह से, बट शनि जब हम देखेंगे कि इन द वेरियस फॉर्म इट कीप्स ऑन रिमाइंडिंग यू आल्सो कि आप अपने हेल्थ के प्रति ठीक हो जाइए। कई पोजीशन आती हैं जब शनि आपको वाकई में रिमाइंड करता है कि यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। सेकंड इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द फैमिली। हर व्यक्ति की अपने फैमिली के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो अगर हम उनको निभा रहे हैं तो नेचुरली शनि कुछ नहीं कहता आपसे, और अगर नहीं निभा रहे हैं तो शनि बिकम्स रियली एक बैड प्लैनेट, डिजास्ट्रस प्लैनेट एक्चुअली। इट कैन कॉज एनी डैमेज एट दैट टाइम एक्चुअली। तो और ऐसे सोसाइटी के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना मॉरल ठीक रखना या सब लोगों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना आपका जो है, तो वो भी अगर आप करते हैं तो भी जो शनि आपको कुछ नहीं कहता। और लास्टली इट सेज दैट इट्स अ प्लैनेट ऑफ जस्टिस। सो इट सेज दैट जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड बाय एवरीवन। आप जहां भी जो भी आप डिसीजन लेते हैं लाइफ में, तो उसमें जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस उसमें दिखाई देना चाहिए कि आपने किसी के साथ इनजस्टिस तो नहीं किया। तो शनि आपसे ये भी एक्सपेक्ट करता है। तो ये सब चीजें, 4 चीजें कि मैनुअल लेबर, सेकंड इज ईगो, थर्ड इज डिसिप्लिन एंड फोर्थ इज जस्टिस। इन चारों चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो शनि जो है आपसे कभी कुछ नहीं कहता। और जैसे कहा कि मरकरी इज ए यंग प्लैनेट, सिमिलरली सैटर्न इज ए ओल्ड प्लैनेट। सैटर्न इज ए ओल्ड प्लैनेट। तो जैसा जिन लोगों के ऊपर सैटर्न का ज्यादा असर होता है, तो पहले तो वो बहुत ही पैसिमिस्टिक टाइप के लोग होते हैं, बहुत ही नेगेटिव थॉट्स वाले लोग होते हैं, एंड देखने में भी दे लुक मोर मैच्योर आल्सो, मोर एक्सपीरियंस्ड, मोर मैच्योर, और मे बी ओल्डर देन द एक्चुअल एज। और अल्टीमेटली जब हम नहीं मानते हैं तो शनि इज अ प्लैनेट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, ऑल हर्डल्स, all you can say all negative things in the life actually। और दूसरी चीज ये भी है कि जब अगर शनि जो किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करता है तो ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, लेकिन वो अपनी जो सेंसिटिवनेस किसी को दिखाते नहीं है, अपने फीलिंग इमोशंस किसी को दिखाएंगे नहीं। तो इनके अंदर ये भी खास बात है कि जैसे बहुत एक एक्सपीरियंस टाइप का व्यक्ति होता है कि उसके अंदर जो फीलिंग है, इमोशंस हैं, वो किसी के सामने प्रकट नहीं करता। तो वही चीज जो है वो ऐसे लोगों के उसमें हो जाती है जिनका कि जो शनि का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि शनि जो है वो आपको लाइफ में स्टेटस देता है। जैसे मैंने कहा कि सन गिव्स यू अथॉरिटी, but Saturn gives you status. So naturally, if you want to have a position of a status as well as authority, then both the planet Sun and Saturn should be well placed. जब तक ये दोनों planet well placed नहीं होंगे, आपको position, status and authority नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में अगर
सीनियर पोजीशन आपको लेनी है तो सन एंड सैटर्न हैव टू बी स्ट्रांग बोथ। एक अथॉरिटी बताता है, एक स्टेटस बताता है। और जो पॉलिटिशियंस हैं, तो जब तक आपको सन और सैटर्न दोनों अच्छे नहीं होंगे, यू कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस। तो इस तरह से जो इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, क्यों हमारे जो लाइफ में स्टेटस को भी देता है, और बिना सैटर्न की ब्लेसिंग के हमको स्टेटस भी लाइफ में नहीं मिलता, अच्छा स्टेटस आपको कभी नहीं मिलेगा। बट इट्स अ हार्ड टास्क मास्टर। हाँ जमीन। सर जब एक शनि सो गुड, फिर ऐसे क्यों कहते हैं जिसपे शनि भार है वो इसीलिए उसका कंट्रोल नहीं है और वो गलत काम कर रहा है या कुछ है? हाँ, इट मींस सैटर्न इज नॉट वेल प्लेस्ड। इफ सैटर्न इज वेल प्लेस्ड, ऐसा आदमी कभी गलत काम करेगा ही नहीं। ओके। वो ऑलरेडी डिसिप्लिन में रहेगा, उसकी ईगो कभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगी। दैट विल बी मैन ऑफ जस्टिस आल्सो। प्रॉब्लम जब ही आती है कि जब शनि वेल प्लेस्ड नहीं होता है, और जैसे मैंने कहा कि शनि आपको बार बार वार्निंग भी देता है, तो बार बार कहता है कि आप ठीक हो जाइए, ठीक हो जाइए, लेकिन हम लोग कहाँ मानते हैं? हम लोग मानते थोड़ी हैं कुछ है, तो नेचुरली फिर वो परेशान भी करता है जब आप नहीं ठीक होते हैं तो। बट उसका पर्पस सिर्फ यही है कि आप अपनी लाइफ को ठीक रखिए, और कुछ नहीं चाहता। शनि तो आपको एक बहुत अच्छा गाइड है आपके लिए, मेंटर है आपका, जो बार बार आपको बताता भी रहे कि नहीं नहीं आप ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। पर जब नहीं मानते हैं तो नेचुरली फिर परेशान भी करता है, फिर परेशान भी ज्यादा करेगा। बट इट्स अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर, कि जिनका शनि अच्छा होता है तो अब ध्यान रखिए कि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और शनि जो स्टेटस की मैं बात कर रहा हूँ, इट गिव्स स्टेटस विद द हार्ड वर्क। ऐसा नहीं कि जैसे वीनस से स्टेटस मिलता है कि सडनली आपने एक गाना गाया और आप वर्ल्ड में फेमस हो गए। शनि कभी ऐसा नहीं करेगा कि आपने कुछ एक काम किया और पूरी दुनिया में फेमस हो गए। शनि आपकी मेहनत का फल देता है आपको, एंड दैट स्टेटस इज परमानेंट आल्सो। जो और प्लैनेट से आपको स्टेटस मिलता है, वीनस से तो ठीक है आपने एक गाना गाया, हो सकता है कि 1 साल के बाद आपका स्टेटस खत्म हो जाए या वो चीज ना रहे, लेकिन जो शनि से आपको स्टेटस मिलेगा वो परमानेंट नेचर का होगा। वो इट्स रियली वंडरफुल प्लैनेट एक्चुअली। और शनि हमारे जो बॉडी है उसके जो मसल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, और एवरीथिंग कनेक्टेड विद द विंड एक्चुअली, इसको हम वात नाड़ी कहते हैं। तो जो भी हमारी प्रॉब्लम होती हैं बॉडी में कनेक्टेड विद द विंड एक्चुअली, जैसे रिमेटिज्म हुआ, अर्थराइटिस हुआ, पैरालिसिस हुआ, या हमारे जो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होते हैं जिनकी वजह से, वो सब शनि की वजह से होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि शनि का जो सबसे पहला काम यही है कि आपकी मोबिलिटी को एडवर्सली इफेक्ट करना, आपके जो चलना फिरना है उसको में बाधा डालना, उसमें जो है रुकना। तो ये शनि है। एंड लेट्स टॉक अबाउट राहु केतु। राहु केतु जैसा आप देखेंगे कि ये प्लैनेट नहीं है, दे बेसिकली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्लिप्टिक एंड द मून्स पाथ। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब सोलर सिस्टम में पढ़ेंगे, बट ये प्लैनेट नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज शैडोई प्लैनेट्स, छाया ग्रह बोलते हैं इनका। और इनके रिजल्ट अपने नहीं होते, दे गिव द रिजल्ट ऑफ अदर प्लैनेट्स। तो वो भी हम देखेंगे कि किस प्लैनेट के देते हैं और कैसे देते हैं, बट इनके जो अपने रिजल्ट नहीं होते हैं। तो बट क्योंकि हम अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनको प्लैनेट मानते हैं, तो नेचुरली इनका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ के ऊपर होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें विद द माइथोलॉजी, तो माइथोलॉजी में देखें कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, देवता और राक्षसों के बीच झगड़ा हो रहा था, तो जब समुद्र मंथन में अमृत निकला, तो अमृत का कलश लेकर जो विष्णु भगवान की पत्नी थी मोहिनी जी, वो बांट रही थी देवताओं में, डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। तो एक राक्षस धोखे से सन और मून के बीच में बैठ गया, एंड ही टुक दैट नेक्टर, अमृत उसने पी लिया। और जैसे ही फिर पता लगा तो विष्णु भगवान ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो अपर पोर्शन को हम राहु कहते हैं और लोअर पोर्शन को केतु कहते हैं। अपर पोर्शन को राहु कहते हैं और लोअर पोर्शन को केतु कहते हैं। अब अपर पोर्शन ने तो अमृत पी लिया,
अमृत पीने का मतलब क्या हुआ कि अमर हो गया, हाँ जी, अमर हो गया। अमर हो गए। ही गॉट ऑल द डिवाइन पावर्स, उसके अंदर सारी डिवाइन पावर्स आ गई, जैसे लाइक गॉड हो गया। राक्षस तो है बट एक तरह से ईश्वर बन गया वो। तो उसके अंदर जो भी एक कैपेबिलिटी जुपिटर के अंदर होती है, वही कैपेबिलिटी राहु के अंदर भी होती है। जो जुपिटर आपको दे सकता है वो राहु भी आपको दे सकता है। और होता भी यही है कि जब राहु की दशा आप देखेंगे जब ऑपरेट होती है, तो किसी को अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, किसी को खराब भी मिलते हैं, किसी को बहुत अच्छे मिलते हैं, किसी को बहुत खराब मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ राहु केतु। एक्चुअली राहु की क्या पोजीशन, बट राहु के अंदर एक कैपेबिलिटी है आपको अच्छा करने की, बट केतु के अंदर ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं। केतु की जब दशा आती है तो कभी भी आपको मटेरियल कंफर्ट नहीं मिलते लाइफ में, क्योंकि केतु इज नॉट कैपेबल एक्चुअली। इसीलिए कहा कि केतु इज बेसिकली स्पिरिचुअल प्लैनेट, इट्स स्पिरिचुअल प्लैनेट। अगर केतु की दशा आती है तो उस टाइम अगर हम अपना स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करेंगे तो ठीक है। अगर हम ये सोचने लगेंगे कि इस दशा में हमको ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो नेचुरली ये बहुत ज्यादा दुख का कारण भी बन जाता है। तो राहु केतु में यही अंतर है। इसीलिए कहते हैं कि राहु इज ए गिवर एंड केतु इज ए टेकर। राहु देता है और केतु लेता है। और देना मीन्स कि इट कैन गिव यू ऑल मटेरियल कंफर्ट्स एंड केतु इज बेसिकली टेक्स यू टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म। तो ये दोनों में डिफरेंस है राहु और केतु में। बट जहां तक इनका नेचर का सवाल है तो कहा गया कि जो राहु है उसका नेचर शनि की तरह है। राहु का नेचर जो है वो शनि की तरह है और केतु का नेचर जो है वो मंगल की तरह है, मार्स की तरह है। तो जब हम नेचर की बात करेंगे प्लैनेट्स की, तो आप देखेंगे कि राहु जो है वो शनि की तरह होता है और केतु बेसिकली मार्स की तरह होता है, मंगल की तरह होता है। और जहां तक बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स की बात है, राहु इज बेसिकली नोन फॉर स्लोनेस ऑफ एक्शन। आपके जो एक्शन धीरे धीरे होते हैं, या इंटेस्टाइनल डिसीजेस होती हैं, लेप्रोसी होती हैं, अल्सर है, बॉयल्स हैं, या वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ राहु। और केतु जैसे आपके स्पीच डिफेक्ट है, डेफनेस है, लो ब्लड प्रेशर है, उस टाइप की जो बीमारी होती है वो केतु की वजह से होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट 9 planets that we have discussed. इसके बाद जो हमने 9 प्लैनेट की बात की, इसमें से कुछ प्लैनेट को शुभ माना गया। शुभ मतलब बेनिफिट प्लैनेट। हाँ बोलिए। पार्डन सर, जैसे आपने कहा कि अगर नेचर की बात करें तो सैटर्न की तरह है वो। तो जो सैटर्न की आपने बातें बताई, बिल्कुल उसी तरह के रिजल्ट आएंगे राहु में? नहीं, रिजल्ट नहीं आएंगे। नेचर का मतलब जैसे शनि आपको परेशान करता है, शनि जो है स्टेटस तो देता है बट साथ में मेहनत भी कराता है, आपको परेशान भी करता है। तो उसी तरह से नेचर है। राहु की दशा मान लीजिए बहुत अच्छी चल रही है, तो एक स्मूथली सब काम नहीं होंगे। अच्छा, देरी भी होगी, प्रॉब्लम भी आएंगी, हर्डल्स भी आएंगी, सब कुछ आएगा। ये मतलब होता है नेचर से, मतलब उस प्लैनेट का नेचर उस टाइप का है। रिजल्ट की बात नहीं की, रिजल्ट की बात नहीं की, बट नेचर इज दैट टाइप ऑफ। जी जी सर, एक्सक्यूज मी सर। सर आपने बताया कि लेकिन राहु की जो कैपेबिलिटी है वो जुपिटर जैसी है, तो मतलब वो दोनों सैटर्न और जुपिटर की तरह बिहेव करता है। फिर बिहेव नहीं, नेचर की बात की मैंने। जैसे मान लो कि राहु आपका वेल प्लेस्ड है, लेट अस से, तो राहु विल गिव यू ऑल द गुड रिजल्ट्स लाइक शनि, राइट? नहीं, शनि तो अलग चीज है। राहु विल गिव यू ऑल द गुड रिजल्ट्स इफ इट इज वेल प्लेस्ड। लेकिन शनि का नेचर है कि बीच बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना, बीच बीच में हर्डल्स लाना, डिले का कारक भी है, डिसअपॉइंटमेंट का भी कारक है, तो बीच बीच में प्रॉब्लम भी आती रहेगी। ऐसे नहीं कि सब कुछ ठीक ही ठीक चलेगा, स्मूथली नहीं चलेगा। हाँ, स्मूथली नहीं चलेगा। जैसे जब कभी देखते हैं जब जुपिटर का पीरियड आता है तो हर चीज स्मूथली चलती है, आपको पता भी नहीं चलता, लगता है सब चीजें बहुत अच्छी चल रही है। बट जब शनि का भी पीरियड ऑपरेट होता है तो बीच बीच में प्रॉब्लम भी आती रहती है। तो राहु का जुपिटर से क्या लेना देना है फिर? मतलब कैपेबिलिटी है, जैसे एक ईश्वर के अंदर शक्ति होती है, उसने नेक्टर पी लिया तो वो तो एक डिवाइन टाइप का प्लेनेट बन गया।
कि इट कैन गिव यू वट एवर इट वांट्स एक्चुअली, जो भी मटेरियल प्लेजर्स हैं वो आपको दे सकता है सारे के सारे। और इसीलिए होता भी है कि राहु की दशा कुछ लोगों की बहुत अच्छी होती है, शादी भी है, पैसा भी है, नौकरी भी है, सब चीजें मिलती हैं उस पीरियड में। बट जहां अगर राहु का प्लेसमेंट ठीक नहीं होता तब प्रॉब्लम होती है। निराकार जी आपकी यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ सर, कैन आई आस्क वन स्मॉल क्वेश्चन? हाँ, व्हाई नॉट, पूछिए। हेलो हेलो हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। सर एक्चुअली आपने आपने के बहुत लंबी क्लास लिए थे 7:30 का ऊपर, लेकिन बहुत एस्ट्रोलॉजर थे तो मैं नहीं पाया। तो सर एक्चुअली एक इंसान की लाइफ में 2 या 3 साइकिल 7:30 आएगा, तो तीनों का रिजल्ट एक जैसे रहेगा या थोड़ी फर्क पड़ेगा पहला बार सेकंड बार में? I will answer you, but not at in this class actually, क्योंकि other people will get confused because we have not gone to that stage actually. But बाद में I will reply your question actually. Yes sir. हाँ, तो दूसरी चीज ये है कि ये जो प्लैनेट हम लोगों ने डिस्कस किए 9 प्लैनेट्स, इसमें से कुछ प्लैनेट शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं, या हम कहते हैं बेनिफिक होते हैं। बेनिफिक का मतलब शुभ होते हैं, मेलिफिक का मतलब अशुभ होते हैं, या कभी कभी हम इनको सौम्य या क्रूर ग्रह भी बोलते हैं। सौम्य मीन्स शुभ या बेनिफिक, और क्रूर मीन्स अशुभ या मेलिफिक प्लैनेट। तो इसमें से जो कुछ प्लैनेट हैं वो शुभ हैं और कुछ प्लैनेट हैं वो अशुभ हैं। जहां तक शुभ प्लैनेट का सवाल है, जो जुपिटर और वीनस हैं, गुरु और शुक्र, इनको हमेशा शुभ प्लैनेट माना गया। जुपिटर और वीनस को they are considered as a benefic planet, शुभ प्लैनेट या सौम्य प्लैनेट, क्योंकि उनका नेचर है अच्छा करने का। और इसी तरह से जो प्लैनेट हैं, सन है, मार्स है, सैटर्न है, राहु केतु। सन, मार्स, सैटर्न, राहु एंड केतु, they are supposed to be malefic planet, अशुभ ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। ये उनका नेचर है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने का। तो जुपिटर और वीनस are the benefic planets, and Sun, Mars, Saturn, Rahu and Ketu, they are basically malefic planets. Now we are left with 2, Moon and Mercury. Moon and Mercury. Mercury का हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि Mercury is a child, और चाइल्ड का अपना नेचर नहीं होता, कुछ भी अपना स्वभाव नहीं होता। तो इसलिए जैसे प्लैनेट की संगति मिलती है, जैसे प्लैनेट का एसोसिएशन होता है, वैसे ही मरकरी बिहेव करने लगता है। मरकरी के साथ अगर अशुभ प्लैनेट की एसोसिएशन है तो मरकरी बिकम्स ए अशुभ प्लैनेट, इस बिकम्स ए मैलेफिक प्लैनेट। और मरकरी के साथ अगर शुभ प्लैनेट का एसोसिएशन है, जैसे जुपिटर वीनस का, तो इट बिकम्स ए बेनिफिक प्लैनेट, इट बिकम्स ए शुभ प्लैनेट। तो मरकरी को हमें देखना पड़ता है कि मरकरी के साथ किन प्लैनेट का एसोसिएशन है आपके बर्थ चार्ट में, और डिपेंडिंग ऑन दैट एसोसिएशन वेदर इट इज ऑफ बेनिफिक और ऑफ मेलिफिक प्लैनेट, तो मरकरी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। कि अगर मरकरी के साथ अगर एक शुभ और एक अशुभ बैठा तो फिर क्या होगा? प्लैनेट का एसोसिएशन है तो ये शुभ हो जाता है, और अगर मरकरी के साथ अशुभ प्लैनेट का एसोसिएशन है तो अशुभ हो जाता है। तो सिंपल है कि मरकरी जो है वो डिपेंड करेगा आपके हॉरोस्कोप में कि वो किन प्लैनेट के साथ उसका एसोसिएशन है। अकॉर्डिंगली वी विल से कि वेदर इट इज ए बेनिफिक प्लैनेट और ए मैलेफिक प्लैनेट। नाउ मून। सर हाँ जी सर, सन भी मैलेफिक है? मैलेफिक नेचर होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करने का। मैं ये बाय नेचर हम कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि एक 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बहुत सीधा होता है, वो पता है कि ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बड़ा हर चीज मान लेगा। एक होता है शरारती बच्चे होते हैं कि भले ही बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी नेचर है शरारत करने की कुछ ना कुछ। तो वही चीज यहाँ पर है कि प्लैनेट के रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं लेकिन बीच में कुछ शरारतें भी हो रही हैं, तो इसीलिए उसको अशुभ कहा कि रिजल्ट के साथ साथ जो है ये बाय नेचर दे आर मैलेफिक। अच्छा। हाँ, कि अगर कुछ भी मौका मिलेगा तो कुछ ना कुछ शरारत करेंगे। बट जुपिटर वीनस नहीं करते बिल्कुल भी। जुपिटर वीनस तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते चले जाते हैं लोगों को।
तो ये डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द नेचुरल बेनिफिक एंड मैलेफिक। तो मरकरी की बात की हमने कि मरकरी के साथ जिन प्लैनेट का, हाँ जी सर, अगर जी। मरकरी के साथ एक अच्छा ग्रह बैठा है उस भाव में और एक बुरा अशुभ ग्रह बैठा है, तो वो जिसका पलड़ा भारी होएगा वो एक्ट करेगा या बिल्कुल बिल्कुल, जिसका दोनों पलड़ा करेगा? भारी होगा। आई थिंक यू हैव गिवन द रिप्लाई एक्चुअली कि हमें एक इन टोटलिटी देखना है कि उसके ऊपर बेनिफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा है या मैलेफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिसका पलड़ा भारी होगा उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर बेनिफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो बेनिफिक होगा, और अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो मैलेफिक होगा। थैंक यू सर। सर इसका मतलब उसकी जो अपनी कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी या फिर वो जो दूसरे प्लैनेट है उसको नलिफाई करता है? नहीं, उसकी अपनी कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। अपने जो कैपेबिलिटी शुभ करने की है वो शुभ नहीं कर पाएगा। फिर जैसे शरारती है या कुछ बच्चा, जैसे उनकी आदतें खराब हो जाती हैं अगर मैलेफिक या संगति उसकी अच्छी नहीं होती, तो उसी टाइप का नेचर है सिमिलरली, बिल्कुल सेम। कुछ एनहांस नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं। अब बचता है चंद्रमा, मून। और मून का जो साइज है वो रोज चेंज होता है। मून का साइज रोज चेंज होता है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी हमारे जो हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द ल्यूनर कैलेंडर। वो हम लोग काफी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे ल्यूनर कैलेंडर के बारे में। बट एज ए लेमैन जो हम समझते हैं ल्यूनर कैलेंडर के बारे में कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा का जो ड्यूरेशन होता है वो इज नोन एज ए बेसिक ल्यूनर मंथ। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा का जो ड्यूरेशन है, जैसे पूर्णिमा जब आती है तो नए महीने की शुरुआत होती है, और जब दूसरी पूर्णिमा आती है तो दूसरे महीने की शुरुआत होती है। तो एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक जो ड्यूरेशन होता है उसको हम एक लूनर मंथ कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब पूर्णिमा का दिन है, फिर धीरे धीरे आप देखते हैं कि मून का साइज कम होने लगता है, और एक टाइम आता है कि जब मून का साइज सबसे कम हो जाता है, उसको हम अमावस्या कहते हैं या न्यू मून डे कहते हैं। उसके बाद तो अमावस्या के दिन जो मून का साइज है वो सबसे कम हो जाता है। उसके बाद फिर मून का साइज बढ़ना शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ता है साइज, और पूर्णिमा के दिन फिर हम पूरा मून हम देख पाते हैं। और इस लूनर मंथ को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट है पूर्णिमा टू अमावस्या एंड सेकंड इज फ्रॉम अमावस्या टू पूर्णिमा। तो पूर्णिमा टू अमावस्या जब मून का साइज कम होता है तो दिस पीरियड और दिस फोर्टनाइट और दिस पक्ष इज नोन एज ए कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष क्योंकि यहाँ मून का साइज कम हो रहा है। कृष्ण का मतलब होता है डार्कर, मून इज गेटिंग डार्कर। और जो अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो समय होता है जब मून का साइज बढ़ने लगता है, तो दैट पक्ष इज नोन एज ए शुक्ल पक्ष। शुक्ल मीन्स वाइटर, मून इज गेटिंग ब्राइटर एक्चुअली, तो उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो एक लूनर मंथ में दो पक्ष होते हैं, एक पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। फिर हमने दोनों पक्षों को, कृष्ण पक्ष को भी और शुक्ल पक्ष को भी 15-15 तिथियों में डिवाइड किया, 15-15 डेट्स में डिवाइड किया, सो दैट इन एवरी मंथ वी हैव 30 डेट्स एक्चुअली। तो जो पहला जो कृष्ण पक्ष है उसको भी 15 डेट्स में डिवाइड किया, और जो दूसरा शुक्ल पक्ष है उसको भी 15 डेट्स में डिवाइड किया। और जहां तक चंद्रमा का साइज क्योंकि रोज चेंज हो रहा है, तो ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से जब चंद्रमा का साइज आधा या आधे से ज्यादा होता है, ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से जब चंद्रमा का साइज आधा या आधे से ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि चंद्रमा एक्ट एज ए बेनिफिक प्लैनेट, ये शुभ ग्रह बन जाता है। और जब चंद्रमा का साइज आधे से कम होता है तो ये अशुभ प्लैनेट बन जाता है। तो इन द लैंग्वेज ऑफ ए लेमैन यू कैन से कि जब चंद्रमा का साइज आधा या आधे से ज्यादा होता है तो ये शुभ प्लैनेट बन जाता है, और जब चंद्रमा का साइज आधे से कम होता है तो ये एक अशुभ ग्रह बन जाता है। तो आधा या आधे से ज्यादा कब होगा, तो अगर आप देखेंगे तो हम कहेंगे कि 8th तिथि ऑफ शुक्ल पक्ष, 8th तिथि ऑफ शुक्ल पक्ष टू 8th तिथि ऑफ कृष्ण पक्ष।
शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक का जो पीरियड होता है उसमें चंद्रमा का साइज आधा या आधे से ज्यादा होता है और बाकी समय में चंद्रमा का साइज आधे से कम होता है। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा को शुभ माना गया और बाकी टाइम में चंद्रमा को अशुभ माना गया। मतलब 15 दिन शुभ और 15 दिन अशुभ। करेक्ट। और हमारे एक मन में धारणा बनी हुई है और ये मैं कहूंगा कि हर व्यक्ति के मन में है, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं तो कहते हैं कृष्ण पक्ष चल रहा है, खराब हो रहा है, या शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, अब आप शुभ काम करना शुरू कर दो। बहुत एक गलत धारणा है और इससे हम लोग बहुत मिसगाइड भी हो रहे हैं कि हमने एक मान लिया कि शुक्ल पक्ष अच्छा है और कृष्ण पक्ष खराब है, बट फैक्ट इज अदरवाइज। आधा कृष्ण पक्ष भी अच्छा है और आधा शुक्ल पक्ष भी खराब है, आधा कृष्ण पक्ष भी अच्छा है और आधा शुक्ल पक्ष भी खराब है, लेकिन हम लोग मान के बैठे हुए हैं। और ये मैंने बहुत लोगों को देखा है, जितने भी जो पंडित हैं, जो हम लोग जिनसे कंसल्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि अब शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, जल्दी से कर लो काम। एंड शुक्ल पक्ष शुरू होने का मतलब मून इज ऑफ द मिनिमम साइज एट दैट टाइम, वो और सबसे खराब है उस टाइम तो जो है, और वो आप उस टाइम उनके कहने से आप शुभ काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत गलत है एक्चुअली में। क्योंकि जब शुक्ल पक्ष की शुरुआत होगी तो मिनिमम साइज का था चंद्रमा, उससे बढ़ना शुरू हुआ है, दैट इज द वर्स्ट पीरियड एक्चुअली। लेकिन लोग करा देते हैं क्योंकि एक मन में एक माइंड सेट है हमारा कि शुक्ल पक्ष अच्छा है और कृष्ण पक्ष खराब है। तो इस तरह से हम मून का डिसाइड करते हैं कि जब 8th तिथि ऑफ शुक्ल पक्ष टू 8th तिथि ऑफ कृष्ण पक्ष, मून इज बेनिफिक, अदरवाइज मून इज ए मैलेफिक प्लैनेट। अब मान लीजिए कि किसी भी हॉरोस्कोप में मून एंड मरकरी आर टुगेदर, देयर इज ए कंजंक्शन ऑफ मून एंड मरकरी, या मून और मरकरी की किसी भी हॉरोस्कोप में युति है, तब क्या होगा? मून क्या है? प्लैनेट। नहीं, प्लैनेट तो है ही है, बट अभी हम लोगों ने क्या कहा था? व्हाट इज मून एक्चुअली? चाइल्ड। मून इज मदर। मदर। Moon is mother. Very good. And what is Mercury? Child. Baby. Child. Baby. Mercury is the Prince. child. Child. Mercury is the son of Moon. माँ और बेटे का एसोसिएशन है, माँ और बेटे दोनों मिल रहे हैं, और जब माँ और बेटे दोनों मिलते हैं तब क्या होता है? मन मर्जी करते हैं? प्यार करते हैं, प्यार के अलावा कुछ नहीं बिगाड़ती है, उसको मन बिगाड़ती मर्जी लाड करते हैं। हाँ, only love and affection. They can't think of anything else at that time. And it's really a very comfortable environment for both of them. Very wonderful environment. बहुत soothing environment होता है दोनों के लिए। और उस टाइम उन दोनों को किसी चीज की चिंता नहीं है। They're very happy at that time. बहुत खुश होते हैं उनको। माँ कैसी भी हो, बेटा कैसा भी हो, लेकिन जब माँ और बेटे इकट्ठे होते हैं तो उससे अच्छा टाइम जो है वो नहीं होता उनके लिए जो है। एंड इट्स रियली अ वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बोथ ऑफ देम। तो यही एस्ट्रोलॉजी का प्रिंसिपल भी है कि जब मून और मरकरी किसी भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में इकट्ठे होते हैं तो दोज पीपल आर वेरी जोवियल इन नेचर। आप उनके साथ आप ट्रेवल करिए, आपको जोक सुनाते हुए चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जितने भी आप देखेंगे भी जो हमारे कॉमेडियंस हैं लाइक कपिल शर्मा एटसेट्रा, दे ऑल हैव दिस कॉम्बिनेशन मून एंड मरकरी, क्योंकि ऐसे लोग बहुत जोवियल टाइप के होते हैं, क्योंकि नेचुरली इससे अच्छा एक एनवायरनमेंट नहीं हो सकता दोनों के लिए। तो इसीलिए ये कहा गया कि ऐसे लोग बहुत जोवियल होते हैं। वही चीज अब यहाँ एप्लीकेबल है इसमें प्लैनेट में, क्योंकि हम बेनिफिक मैलेफिक की बात कर रहे थे कि किसी भी अगर हॉरोस्कोप में मून एंड मरकरी आर टुगेदर, या आप कंजंक्शन बोलते हैं, कंजंक्शन मीन्स कि दे आर टुगेदर, तो दोनों के दोनों प्लैनेट दे बिकम बेनिफिक प्लैनेट, दे बिकम बेनिफिक प्लैनेट इवन दो इंडिविजुअली दे मे बी मैलेफिक, इवन दो इंडिविजुअल दे मे बी मैलेफिक प्लैनेट, बट अगर दोनों इकट्ठे हैं तो दोनों के दोनों जो है आपको नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट बन जाते हैं, हॉरोस्कोप नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट बन जाते हैं। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर मून और मरकरी का
एसोसिएशन है, तो भले ही इंडिविजुअली मून और मरकरी मैलेफिक क्यों ना हो, लेकिन दोनों के इकट्ठा होने की वजह से दोनों के दोनों बेनिफिक हो जाते हैं। और जो हम लोगों ने इतना स्टडी किया या बात की अभी हर प्लैनेट का नेचर समझने की, अगर हम ये नेचर समझ लेंगे, क्योंकि ज्योतिष में योग होते हैं बहुत सारे, और योग के रिजल्ट हम लोग रटने लगते हैं, उसको कोशिश करते हैं रटने की, याद करने की। नो, ज्योतिष में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसको रटा जाए, याद किया जाए। ज्योतिष में सिर्फ समझने की चीज है, और एक बार आपको नेचर समझ में आ जाती है तो रिजल्ट अपने आप समझ में आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी एग्जाम्पल दी आपको मून और मरकरी की, कि मदर एंड द सन दे आर टुगेदर, तो नेचुरली एक अच्छा उनका एक एनवायरनमेंट हो गया। अगर मैं कहूँ आपको कि इन प्लेस ऑफ मून एंड मरकरी, लेट्स से सन एंड मरकरी आर टुगेदर, देन व्हाट विल हैपन? अभी तो आपने माँ बेटे की बात की, अब बाप बेटे होंगे तो क्या होगा? कढ़ाई स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन, hot headed. Bob, what father expect from a child actually? discipline, growth in life. Anji? Growth in life. Yeah, you are right to some extent actually, because father तो डंडा लेके खड़ा रहता है और वो हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करेगा बच्चे को, चाहेगा कि बच्चा कुछ पढ़ लिख के या कुछ सीख के अच्छा व्यक्ति बने। वहाँ प्यार नहीं होता उस टाइम, क्योंकि जब माँ और बेटे का संबंध होता है तो वो तो फिर प्यार के अलावा कुछ नहीं सोचता, उनको और कोई बात उनके माइंड में आती नहीं है। लेकिन जैसे फादर और बेटा मिलते हैं तो हमेशा वो ज्ञान की बातें करते हैं, नॉलेज की बातें करते हैं, सीखने सिखाने की बात करते हैं। एंड फादर ऑलवेज लाइक्स दैट बच्चा कुछ सीख साख के या पढ़ के एक अच्छा इंसान बने। तो जब उसको हमेशा डंडा रहेगा साथ में, तो जब सन और मरकरी का जो योग होता है तो उसको हम ज्योतिष में बुध आदित्य योग कहते हैं। बुध आदित्य योग, बुध इज मरकरी, आदित्य इज सन एक्चुअली, तो बुध आदित्य योग। और लोग कहते हैं क्या होगा बुध आदित्य योग का? सिंपल है, कंसर्न विद इंटेलिजेंस, पर्सन बिकम मोर इंटेलिजेंट। जब हमेशा साथ रहेगा तो नेचुरली कुछ तो सीखेगा वो आदमी। तो इसीलिए ये जो योग बनता है सन और मरकरी का, so it's a very good yoga actually, and this yoga is directly concerned with the intelligence of the native. The person becomes more intelligent. Person becomes more intelligent. तो सिंपल सी बात है, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। आपने दोनों प्लैनेट का नेचर समझ लिया तो बहुत आसान हो जाता है। ज्योतिष में एक योग और बनता है जिसको हम चंद्र मंगल योग कहते हैं, दैट इज एसोसिएशन ऑफ मून एंड मार्स। जब चंद्रमा और मंगल अगर किसी भी हॉरोस्कोप में इकट्ठे होते हैं तो उसको हम चंद्र मंगल योग कहते हैं। और कहा कि इससे अच्छा कोई लक्ष्मी योग नहीं है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग मीन्स कि कनेक्टेड विद द प्रॉस्पेरिटी। और जो हमारी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं उसमें तो इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा। तो उसमें तो ये लिखा, एक श्लोक है कि चंद्रेण मंगलो युक्तो जन्म कालेन यदा भवेत ता जातस्य गेहम तु लक्ष्मी नेव विमुष्यते, कि जिस जातक के जन्म के समय चंद्रमा और मंगल का योग होता है उस जातक के घर से लक्ष्मी कभी अपना निवास स्थान नहीं छोड़ती। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक। और नाउ यू विल से कि मून एंड मार्स है, तो हाउ लक्ष्मी जी इज एसोसिएटेड विद दैट? लक्ष्मी जी का रोल कहां से आ गया? हाउ इट हैज बिकम ए धन योग एक्चुअली। एनीवन हैविंग एनी आइडिया कि जब हम लोगों ने नेचर पढ़ा है प्लैनेट का तो उससे हाउ वी कैन इंटरप्रेट दिस एक्चुअली? सर कैन आई ट्राई? बताइए। सर मून जो है पानी है और मार्स जो है लैंड है। पानी लैंड जहाँ होगा वहाँ हरियाली और प्रोग्रेस। धन लक्ष्मी की बात हो रही है यहाँ पर। सर प्रोडक्शन हरियाली की बात नहीं हो रही है, धन की बात हो रही है। सर प्रोडक्शन होगा तो इनकम भी तो होगा ना। तो रियल एस्टेट से बताया आपने, मार्स जो है वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है। तो जहां पर भी रियल एस्टेट लैंड होगा वही धन होगा उसमें।
मून से क्या मतलब रियल एस्टेट का? आई एम सेइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ मून एंड मार्स। तो Moon will plan मून इज prosperity. हाँ जी, Moon will plan because it is a mind. Moon will plan prosperity with full जोश जो होता है, जो मंगल में होता है। तो मून इज माइंड एंड मार्स इज एनर्जी। सो yeah, that is the thing actually. अभी हम लोगों ने इतना पढ़ा कि मून इज द माइंड and Mars is the planet which provides energy. It's a very energetic planet. That's what I'm saying. Yeah, तो जब माइंड को एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा? वो बढ़ेगा, उन्नति करेगा। माइंड आपका एक्टिवेट होगा। और आपको मालूम है कि जो ईश्वर ने हमें मेंटल स्ट्रेंथ दी है, उसका हम पूरी लाइफ में 10% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। 90% अनयूज्ड रह जाता है। और जब उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, तो अगर 10 से 15% भी हो गया बाई चांस, तो यू कैन डू वंडर्स इन द लाइफ। आपकी कोई सीमा नहीं है फिर उसके बाद। तो इसीलिए वही रिजल्ट इसके भी होते हैं इस योग के, कि जब भी मून और मार्स का एसोसिएशन होता है तो योर माइंड गेट्स एक्टिवेटेड। It Mars provides energy to the mind actually, and when mind gets activated, you develop some unparalleled skill which is not available with other people. और जब आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है, कोई ऐसी खासियत है, तो फिर पैसे की क्या कमी होगी आपके पास? लोग आपके पास अपने आप भागेंगे। तो पैसे का सवाल नहीं, कम होने का सवाल ही नहीं है। लक्ष्मी जी तो जा ही नहीं सकती फिर जो है। तो इसीलिए कहा कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनका मून और मार्स का एसोसिएशन होता है, तो लक्ष्मी जी परमानेंट रहती हैं ऐसे व्यक्ति के पास, क्योंकि उनके अंदर कोई अपना ऐसी स्किल या अपना कोई ऐसी खासियत होती है जो और लोगों में नहीं होती है। तो एक बार हम जो नेचर समझ लेते हैं प्लैनेट की, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है योग का रिजल्ट बताना। योग को रटना नहीं है, योग को समझना है। और बेसिकली जब हम प्लैनेट का नेचर अगर हम समझ लेंगे तो योग के रिजल्ट बताना भी बहुत आसान है। फिर कोई रटने वटने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। और एवरीथिंग इज लॉजिकल आल्सो। एस्ट्रोलॉजी को ऐसा नहीं है कि किसी ने ऊपर से कह दिया ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। रीजन है हर चीज का जो। तो इसीलिए हम कहते भी हैं कि एवरीथिंग इज लॉजिकल हियर, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक, इट बिकम्स वेरी इजी, इट्स जस्ट अ कॉमन सेंस। तो चलिए मैं यहीं पर रुकता हूँ। नाउ आई थिंक इट्स योर टर्न। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो, एनी डाउट, एनी क्लैरिफिकेशन। सर, आपने जब मैलेफिक प्लैनेट्स को लिस्टेड किया तो उसमें आपने मून और मरकरी को नहीं रखा, वो अलग है जी। लेकिन जब आपने मून मरकरी के बारे में बताया तो आपने बोला कि दे बिकम बेनिफिशियल ऑल्दो दे आर मैलेफिक। तो किस कैटेगरी में मैलेफिक है, किस सिनेरियो में? मैंने क्या बताया आपको कि जो जुपिटर वीनस हैं, दे आर परमानेंटली बेनिफिक प्लैनेट्स। Sun, Mars, Saturn, Rahu, Ketu, they are permanently malefic planets. As far as Moon and Mercury are concerned, sometimes they are benefic, sometimes they are malefic. It all depends on the position of these planets in your horoscope. तो जैसे मरकरी में अगर आपके हॉरोस्कोप में मरकरी के साथ मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो मरकरी विल एक्ट लाइक ए मैलेफिक प्लैनेट। और इसके साथ अगर बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो इट विल एक्ट लाइक ए मैलेफिक प्लैनेट। ऐसे ही मून का जब साइज आधे से कम है आपके हॉरोस्कोप में, या बर्थ आपका उस टाइम हुआ है जब मून का साइज आधे से कम था, तो मून इज अ मैलेफिक प्लैनेट, अदरवाइज इट इज अ बेनिफिक प्लैनेट। इस तरह से, क्योंकि मून और मरकरी का डिपेंड करता है इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में, इसका कोई परमानेंट मैलेफिक या बेनिफिक नहीं होती है। राहु और केतु का एक बार आप वापस थोड़ा सा समझा सकते हैं क्या? राहु केतु की हमने बात की थी कि जब समुद्र मंथन हुआ था और जब अमृत निकला, उसमें से अमृत का कलश निकला, तो मोहिनी जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी देवताओं में अमृत। तो सन और मून के बीच में धोखे से एक राक्षस बैठ गया और पता नहीं चला उसने भी अमृत पी लिया। और जब पता लगा कि ये धोखे से राक्षस बैठ गया, तो विष्णु जी को बताया गया, तो विष्णु जी ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो अपर पोर्शन को हम राहु कहते हैं और जो लोअर पोर्शन है उसको केतु कहते हैं। अब अपर पोर्शन ने तो अमृत पी चुका था उस टाइम तक। अच्छा। और जिसने अमृत पी लिया वो तो ईश्वर की तरह हो गया, डिवाइन, उसको सारी पावर मिल गई उसको जो है।
इमॉर्टल हो गया, वो तो अमर हो गया जैसे ईश्वर की तरह जो है। तो यही हमने कहा कि जो राहु है उसके पास आपको सब कुछ देने की शक्ति है, कैपेबिलिटी है। तो इसीलिए जब राहु की दशा ऑपरेट होती है, राहु का पीरियड जब ऑपरेट होता है, तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता है अगर राहु का प्लेसमेंट अच्छा है। ऑल रिजल्ट्स कनेक्टेड विद द मटेरियल एस्पेक्ट। पैसा भी मिल सकता है, शादी भी हो सकती है, नौकरी भी लग सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, सब कुछ मिल सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है। लेकिन केतु के पास कुछ नहीं है। केतु इज ए जस्ट लाइक ए वी कैन से कि नथिंग टू डू विद द मटेरियल एस्पेक्ट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। केतु आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ तो ले जा सकता है अगर केतु की दशा ऑपरेट हो रही है। अगर आप धर्म ध्यान करते हैं, अपना स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा है। बट अगर आप ये एक्सपेक्ट करने लगे कि केतु की दशा चल रही है, मुझे पैसा नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आप दुखी हो जाते हैं उसमें। तो केतु को इसलिए मोक्ष का प्लैनेट भी माना गया। केतु टेक्स यू टुवर्ड द मोक्ष, दैट इज द स्पिरिचुअलिटी। बट केतु की दशा में कुछ मिलता नहीं है। राहु की दशा में तो सब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। बट केतु की दशा में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी मटेरियल एस्पेक्ट। कैन वी रियली वर्क ऑन इट कि कोई चीज हमारी गलत है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं या नहीं? वो हाँ, I वो know हम आगे जब आएगा। बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम रेमेडीज की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि हम अपने जो रेमेडीज करके अपने आचरण को, कंडक्ट को ठीक करके बहुत कुछ कर सकते हैं। वो सब हमारे हाथ में ही है। या सर जी सर केतु और शनि ये दोनों का कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा? देखिए कहा कि शनि जो है ना बेसिकली एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, एंड केतु इज स्पिरिचुअलिस्टिक प्लैनेट। यस सर। तो एक इट्स नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज आपके मन में हमेशा दुविधा रहती है कि whether I should go toward, I should take the spiritual path or I should take the materialistic path। और दोनों में से जो भी स्ट्रांग होगा वो प्रिवेल करता है। एक आपको मटेरियलिज्म की तरफ खींचता है, एक आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ खींचता है। तो एक मन के अंदर जो एक दुविधा रहती है तो एक परेशान करती है आपको कि मैं रास्ता में कौन सा चुनूं। तो ये बेसिक नेचर है इन दोनों प्लैनेट का। सर जैसे गौतम बुद्ध ने सब कुछ रिनाउंस किया था, तो उनके भी हॉरोस्कोप्स अवेलेबल हैं कि उन्होंने क्यों, मतलब क्या प्लैनेटरी पोजीशंस के कारण ही किया, इस तरह सब कुछ रिनाउंस करके चले गए? जैसे नेचुरली कुछ ना कुछ तो रहा होगा, but in case we have the correct birth time then we can find out also, but naturally we don't have that। और जैसे आप बताते हैं कि अगर हॉरोस्कोप में किसी के संतान सुख नहीं है तो उसको नहीं संतान, ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा क्यों होता है? सब जो आपके कर्म हैं पिछले, आपने जो भी कर्म किए हैं, कर्म जो है 3 तरह के होते हैं, ध्यान रखिए। एक हम कहते हैं संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म, और एक होता है आगामी कर्म। संचित कर्म मतलब जो भी आप कर्म करते रहते हैं, जो भी अच्छा बुरा कर्म करते हैं, वो आपके बैंक अकाउंट में जमा होता रहता है, आपके अकाउंट में जमा होता रहता है। तो जैसे हम बैंक में हम पैसे निकालते भी हैं, पैसा डालते भी हैं, अच्छे बुरा करते हैं, तो आपका बैंक बैलेंस होता है। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में कर्मों का बैलेंस होता है, और कर्म जो है जो भी आप करते हैं उसका रिजल्ट तो आपको मिलना ही है। जैसे साइंटिफिक फिलॉसफी है कि एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वही चीज यहाँ भी है। तो जो भी आपने कर्म किए उसका फल आपको मिलेगा, और वो कर्म आपके अकाउंट में जमा हो गए, तो उसको हम कहते हैं संचित कर्म। बट हर कर्म का जो फल देने का टाइम होता है वो अलग अलग होता है। एक कर्म करते हैं आप, उसका फल इमीडिएटली आपको मिल जाता है। एक कर्म करते हैं, हो सकता है कि आपको पूरे इस जन्म में, लाइफ में ना मिले, चौथी, पांचवी, छठी लाइफ में मिले आपको, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कर्मा। तो उनका जो रिजल्ट देने का टाइम होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो प्रारब्ध कर्म हम कहते हैं जिसके हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, जो हमने गलत या अच्छे काम किए हैं उसके जो रिजल्ट आपको मिल रहे हैं उनको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, कि वो उनके कर्मों का उदय आ गया है, कि कर्म के रिजल्ट हमको मिल रहे हैं उनका। तो नेचुरली आपको किस कर्म के रिजल्ट मिल रहे हैं, और ये जरूरी नहीं है कि आपने आज कोई कर्म किया तो उसके रिजल्ट आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे। कहते हैं कि लाइफ इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस,
और जहां हम खत्म करते हैं पहली लाइफ को, वहीं से दूसरी लाइफ भी शुरू होती है, एग्जैक्टली उसी प्लेस पर। तो उसी अकाउंट के साथ शुरू होती है। ये नेवर एंडिंग बैंक अकाउंट है, ये जो कभी खत्म नहीं होता, परमानेंट है वो। तो आप जो भी करेंगे वो अगले जन्म में भी वो साथ में चलेगा बिल्कुल जो है। तो डिपेंडिंग ऑन द कर्मा जो आपके रिजल्ट मिल रहे हैं, वो उसी हिसाब से जो ये प्रॉब्लम होती है लाइफ में। सर आपने राहु की कुछ बताई कैरेक्टरिस्टिक्स, ये राहु की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये केतु की होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अपने प्लानेट ही नहीं है, दे आर नॉट द प्लानेट। और मैंने कहा कि उनके रिजल्ट भी अपने नहीं होते, रिजल्ट दूसरे प्लानेट के होते हैं। जो 7 प्लानेट बचे उसमें से किसी प्लानेट के रिजल्ट होंगे, तो नेचुरली कैरेक्टरिस्टिक फिर अपनी नहीं है उनकी कुछ भी। राइट। या तो जब इनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट टू स्टडी इन हॉरोस्कोप? बिकॉज़ दे हैव सीन दैट दे हैव द इन्फ्लुएंस ऑन आवर लाइफ एक्चुअली। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो हमारे जो भी वेद से हमें मिला है, तो दे हैव फाउंड आउट कि दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन आवर लाइफ एक्चुअली। तो इसीलिए हम इनको मानते भी हैं और उनके रिजल्ट भी हम लोग देखते हैं एक्चुअली। और सर जो बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, जैसे कोई शांत स्वभाव का है, कोई गुस्से वाला है, ये सब भी क्या प्लैनेटरी पोजीशन से ही है? ये सारा कुछ भी उसी से ही है क्या? बिल्कुल, वो भी आपके कर्मों का फल ही है। 3 तरह के लोग होते हैं, देव, मनुष्य और राक्षस। ये हम कहेंगे सात्विक, तामसिक और राजसिक। जी सर आप अभी बताए कि जिसका जुपिटर अच्छा होगा तो he will get all the things easily. सर जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड लिखा होता है तो व्हाट डज इट इंडिकेट? से वीक है या अच्छा है? Jupiter, only I can tell you about retrograde at this stage. Whenever a planet gets retrograde, it becomes more powerful. It gains some strength. तो अगर जुपिटर शुभ है तो और ज्यादा शुभ हो जाएगा, और अगर जुपिटर अशुभ है तो और ज्यादा अशुभ हो जाएगा। उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जैसे ही प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है या वक्री होता है। क्योंकि जब हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं प्लैनेट की, तो वन ऑफ द स्ट्रेंथ इज नोन एज चेस्टेबल और कॉल इट इमोशनल स्ट्रेंथ। तो उस प्लैनेट को इमोशनल स्ट्रेंथ मिल जाती है जिससे वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। सर जब आप फोरकास्ट करते हैं जैसे तो आप क्या आहार के बारे में भी फिर बताते हैं कि आपको ये खाना चाहिए, या रेमेडीज में मतलब ये भी होता है कि करेक्ट भी होता है? या हाँ राजीव जी, एनीथिंग एल्स? तेरे को कुछ नहीं पूछा, तो तुम दे बैठे रहे। मैं सुन रही हूँ, अभी मैं जब बोल रहा था मैं चलिए, if there is no question then we finish it here and we meet on next Saturday then. Thank you, okay sir. Then all the best. Good night. नमस्कार। Good night. नमस्कार। थैंक यू।